हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द टेस्ट डिस्कशन नंबर 8। आज का टेस्ट टॉपिक है हमारा वेव्स एंड आई होप कि आपने पेपर अच्छा किया होगा और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। और अगर डिफ़िकल्ट लगा है तो ज़रा नोट्स को और अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं ऑलमोस्ट उसी सिमिलर नेचर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेट अस फोकस एंड डिस्कस द स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि when two sound waves with phase difference of pi/2 and each having amplitude A and frequency omega are superimposed on each other, then maximum amplitude and frequency of resultant wave is, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ये सिंपली क्या बात कर रहा है कि ऐसी वेव्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है pi/2 और सुपरइम्पोज हो रही है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला में पता बच्चों क्या होता था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का अंडर, जहाँ पे फाई क्या है, फाई है इनके बीच का फेज डिफरेंस और वो हमें दिया है कितना 9 डिग्री, तो cos 90 कितना हो गया 0। तो अपने पास रिजल्ट क्या आया, ar इज इक्वल टू व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का अंडर। अब क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड, तो जाहिर सी बात a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर यानी a√2, ये तो हो गया इनका रिजल्ट। तो a√2 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, 3 जगह लिखा हुआ है। अब बात कहाँ पे आके रुक गई कि उनकी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो ओमेगा टर्म से पूछा है, तो ओमेगा को बच्चों कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर कहीं लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका मतलब वो क्या जानना चाहता है आपसे, ओमेगा, और कहीं लिखा है फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है फ्रीक्वेंसी। तो बात याद रखें कि जब दो वेव कंबाइन करेंगी, दो कोहेरेंट वेव कंबाइन करेंगी हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा। अब क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो आफ्टर द सुपरपोजिशन भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम ही रहती, वो बदलती नहीं। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, √2a इंटू ओमेगा, एंटी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट फॉर्मूला बेस्ड था। कंफ्यूज करने के लिए उसने पूछा कि रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा टाइम लग सकता था आपको, क्योंकि इसमें जो बोला कि इसमें आपका डाटा एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला में पढ़ा वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्लियर नहीं है, फॉर्मूले क्लियरिटी नहीं है, तो आप डाउट में रहेंगे, ठीक है। तो देखो क्या पढ़ा हमने, क्वेश्चन कह रहा है 2 स्ट्रिंग्स A and B of length LA 80 and LB X respectively are used separately in a sonometer। सोनोमीटर उस तार को कहते हैं जो तार इस्तेमाल होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, अदरवाइज कंडक्टिंग वायर होता है बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो कंडक्टिंग है। ये सोनोमीटर, सोनो मीन साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने वाला वायर सोनोमीटर। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज आर D and dB is 0.81, the diameter of B is 1/2 that of A, if the strings have same tension and fundamental frequency, the value of V is, value of X is, ठीक। तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टेंशन सेम दी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टेंशन सेम दी गई है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है स्ट्रिंग में, उसका फॉर्मूला है 1/√T/μ, वैसे लिख सकते हैं F लैम्डा। तो F इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/λ√T/μ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब पर्टिकुलर बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है स्ट्रिंग में 1/12L√T/μ, करेक्ट। अब एक और जो फॉर्मूला है जो ज़्यादातर बच्चे याद नहीं रखते हैं, कि ये जो लिखा हुआ बच्चों √T/μ, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे म्यू क्या चीज़ थी, म्यू थी मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप जब मैनिपुलेट करते हैं तो ये रिजल्ट बन जाता है 1/r√T/ρ इंटू पाई। ρ इज द डेंसिटी, r इज द रेडियस एंड t इज टेंशन। यानी कि स्ट्रिंग का जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं तो स्ट्रिंग या रो, इसका रेडियस जो है बच्चों वो r, ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। म्यू को जब आप लिखते हो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और मास लिखते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लेंथ, पाई r स्क्वायर इनटू l, l कैंसिल हो जाता है, रिप्लेस करते हो तो ये फॉर्मूला ये बन जाता है, करेक्ट। तो अब इस T/μ को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, तो पता चला कि
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं 1/2L into R √T/ρ5। यही फॉर्मूला 1/2L और T/μ को लिख दिया हमने क्या 1/R √T/ρ5। इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब कहा गया दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर है, FA बराबर FB है। तो अगर ये A है तो लेंथ ऑफ A, रेडियस ऑफ A, डेंसिटी ऑफ A, बाकी टेंशन दोनों में क्या है सेम, और 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसको इक्वेट करते हैं सेकंड वाले B के लिए, यानी 2 लेंथ ऑफ B, रेडियस ऑफ B √T/ρ ऑफ B इनटू पाई। ठीक, तो आप देख रहे हैं सारे कांस्टेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ B। इसको कहा गया है x, तो इसको रिप्लेस करते हैं x से, लेट इट बी x, हमें x निकालना है। 2 और 2 क्या हो गए कैंसिल। तो जब x लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? x इक्वल टू आएगा, उस पे चलो इसी समझा दें, x इक्वल टू आ जाएगा आपका RA/RB यहाँ लिखा होगा इनटू ये उधर चला जाएगा LA, L उधर चला जाएगा √ρA/ρB। आप जब इसको x को इधर लाएंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, RA ऊपर चला जाएगा, तो RA/RB लिखा होगा, और ρA इधर चला जाएगा तो √ρA/ρB लिखा होगा। ठीक, अब क्या क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ A/B दिया है हमको 0.81। ठीक, लेंथ ऑफ A दी गई है 80, तो सारा डाटा गिवन है, और बोला गया है कि जो B का द डायमीटर ऑफ B इज 1/2 दैट ऑफ A, यानी B का डायमीटर अगर हाफ है तो जाहिर सी बात है रेडियस भी तो हाफ होगा, तो RB इज 1/2 ऑफ RA। तो बच्चों RA/RB क्या आएगा? RA/RB आएगा आपके पास 2:1। रेडियस ऑफ B इज 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ A, यानी कि डायमीटर बोलो चाहे रेडियस बोलो एक ही बात है। ठीक है, वैसे एक ही बात नहीं है, समझ रहे हो? रेशियो में अगर बोलोगे तो जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो क्या आएगा? डायमीटर ऑफ B इज 1/2 दैट ऑफ A। तो हमने जब इसको रिप्लेस किया तो आपका RA/RB कितना हो गया? 2:1। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 और वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए रिजल्ट आएगा हमारा x इज इक्वल टू RA/RB लिखोगे तो कितना आएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ A क्या लिखेंगे 80 इंटू √80.81 तो रेशियो दिया उसको लिखेंगे तो 81/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 इंटू 80, 81 का रूट हो जाएगा 9 और 100 को हो जाएगा 10। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 72/8, सॉरी ये बाहर आएगा 10, बाहर आएगा 10, तो आपका ये कैंसिल होकर कितना आएगा 2 इंटू 72 दैट इज 144। अब क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन है। कुल मिला के रिलेशन ये है, और इसका मॉडिफाइड फॉर्म आपको ये याद होना चाहिए। इसको रिप्लेस करो, गिवन डाटा को आराम से मैनिपुलेट करो, जो कह रहा है उसको रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये लिखिए, अब कोई भी तुम में से ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये फॉर्मूला ना सुना, सबको पता है। उसका मॉडिफाइड फॉर्म ऐसे चुपके से पूछ लिया गया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, उसके बाद कंडीशन दे दी गई इतना करना था। अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया तो इसको बोला जाएगा नेग्लिजेंस से गलत हो। पता है पर पता नहीं है कि पता है, घर जाके पता चलता है कि अरे ये तो पता था। तो अब क्या फायदा पता होने का, है ना। टाइमली आपको चीजें याद आती हैं तब आप उसको यूज कर सकते हैं, और टाइम एक अदृश्य फैक्टर है एग्जाम में, उसका ध्यान रखना है। बाद में याद आया तो क्या याद आया। क्वेश्चन नंबर 3, in the figure the intensity of wave arriving at D from two coherent source S1 S2 is I0, correct. The wavelength of the wave is 4 meter, resultant intensity at D will be। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो वेव आ रही है, एक वेव आ रही है S1 से D की तरफ, दूसरी आ रही है S2 से D की तरफ। अब हमें मालूम है इनका पाथ डिफरेंस डेल्टा x निकाल लो, तो पाथ डिफरेंस होता है लिटरली पाथ का डिफरेंस। तो आपको एक सिंपल ट्रायंगल दिया गया है, 4 मीटर 3 मीटर, जाहिर सी बात है कितना है 5 मीटर। इनका पाथ का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 मीटर, सही।
क्या कोई बताएगा रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, करेक्ट। अब डेल्टा एक्स तुमने निकाल लिया डायग्राम से, कितना 1, लैम्डा कितना दिया गया 4 अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई में बताना था, करेक्ट, निकालना है। अभी डेल्टा फाई बताने निकालने कुछ काम है आगे, क्या 2 टू द 4 किया तो डेल्टा फाई कितना आ गया बच्चों पाई बाय 2, यानी इनके बीच का फेज डिफरेंस है 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। अब बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? रिजल्टेंट से फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। cos फाई क्या है 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब cos 90 हो गया, तो cos 90 कितना हो गया 0, तो पूरी चीज क्या हो गई 0। अल्टीमेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गई बच्चों आपकी I1 प्लस I2, और एक इंटेंसिटी कितनी है I0, तो क्या होगा I0 प्लस I0 कितना जाएगा 2 I0। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। सिंपल, साधारण, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। A sinks with a frequency n, B sinks with a frequency 1/8 that of A. If the energy remains same, दोनों एनर्जी सेम है, the amplitude of A is A, amplitude of A जो है कैपिटल A का जो amplitude है वो स्मॉल दिया है, then amplitude of B is, तो एनर्जी दोनों की सेम है, तो एनर्जी क्या लिखो बच्चों हाफ ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो amplitude of A angular frequency of A is equal to half m amplitude of B एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ये दिया हुआ तुम्हारे सामने, एक एम्पलीट्यूड स्मॉल ए स्क्वायर दिया हुआ है, ओमेगा तुमको मालूम है क्या होता है बच्चों 2 पाई n, यहाँ रिप्लेस करो क्या लिखा होगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू बी, क्या एम्पलीट्यूड बताना हमको, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 पाई स्क्वायर n ऑफ b, और n ऑफ b क्या है 1/8 है, 1/8, तो 1/8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 64। समझ में आई बात? तो अब क्या होगा वो 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आगे कट गया है, तो लिखना क्या है n स्क्वायर कैंसिल हो गया, व्हाट इज ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर हो गया बच्चों 64 into a स्क्वायर, तो ab हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 8 into a, तो b का एम्पलीट्यूड कितना आ गया 8 है, 8 कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्लियर, इजी, एनर्जी फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स विल बी फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन, किनके सुपरपोजिशन से आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी, तो आपको मालूम है स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, एक फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव और एक बैकवर्ड प्रोग्रेसिव मिलती है, फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव और दूसरी बैकवर्ड प्रोग्रेसिव से कंबाइन करने से बनती है स्टैंडिंग वेव, जिसका दूसरा नाम है स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक फॉरवर्ड है माइनस के एक्स लिखा है, ये एक बैकवर्ड है प्लस के एक्स लिखा हुआ है, ये एक फॉरवर्ड है माइनस लिखा है, ये एक बैकवर्ड है। अब किसके कॉम्बिनेशन से हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगी, तो बच्चों जो इंसिडेंट वेव होती है जब वो वापस लौट के आती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। तो जो इंसिडेंट वेव थी जब वापस आएगी तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई? नहीं, तो जो वापस आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम, तो वापस आएगी तो हो जाएगा प्लस, और जा रही थी तो क्या था माइनस, है ना। तो देखो ये है जाती हुई यानी इंसिडेंट यानी फॉरवर्ड, और ये है आती हुई बैकवर्ड यानी प्लस, ठीक। देखो ये भी प्लस है, लेकिन इसका रिजल्ट सही क्यों नहीं है, मतलब ये क्यों नहीं हो सकती, ये x पे और ये y पे, इनका फेज डिफरेंस 90 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया, x और y हो गया ना, तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या ये हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, दूसरा फ्रीक्वेंसी भी अलग है, ठीक है। तो इसके साथ सुपरपोजिशन किसका हो सकता है, इसका हो सकता है, यानी ये दोनों मिलकर के एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकती हैं। तुम कह सकते हो कि सर ये दोनों भी तो कर सकती हैं, ये दोनों, तो ये दोनों नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। सर ये दोनों, तो देखो इधर ये प्लस है माइनस, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा और ये ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन सेम। तो ऑब्वियसली जो ऑब्वियस सा ऑप्शन बन रहा है कौन सा बन रहा है Z1 एंड Z2, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन थ्योरेटिकली, ठीक है। इसकी नॉलेज अगर आपको है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं नॉलेज है तो नहीं कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
When two tuning for A1 and 2 are sounded simultaneously, 4 beats per second are heard. Now some tape का मतलब होता है बच्चों मोटापन कर दिया, मोटा बढ़ा दिया, यानी वैक्सिंग या टेप करवा दें तो बात एक ही है, या कोई आटा चिपका दें, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी तरह से थिकनेस आप बढ़ा रहे हैं, थिकनेस कैसे ही बढ़ रही है बच्चों, तो आप समझ जाइए वहाँ पे क्या हो रहा है कि वैक्सिंग से कंपेयर कर रहे हो। वैक्सिंग क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को घटाता है, पॉलिशिंग क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। तो तुरंत एक जवाब दो, तुरंत जवाब देना है। वैक्सिंग, ट्रू फॉल्स बोलना है, ट्रू फॉल्स। वैक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बीट्स, वैक्सिंग ऑलवेज डिक्रीजेस नंबर ऑफ बीट्स, वैक्सिंग ऑलवेज डिक्रीजेस नंबर ऑफ बीट्स, वैक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेस नंबर ऑफ बीट्स। दोनों ही फॉल्स क्यों है? क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी नहीं है, बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। वैक्सिंग ऑलवेज डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, पॉलिशिंग ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, पॉलिशिंग ऑलवेज इंक्रीजेस नंबर ऑफ बीट्स, पॉलिशिंग में इंक्रीज नंबर ऑफ बीट्स, पॉलिशिंग में डिक्रीज नंबर ऑफ बीट्स, पॉलिशिंग में डिक्रीज नंबर ऑफ बीट्स। हो सकता है पॉलिशिंग पर बीट्स घट जाएं। ट्रू है कि फॉल्स है? अरे भाई अंतर ही तो है, अंतर है ना, डिफरेंस है। तो पॉलिशिंग से बीट्स बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, वैक्सिंग से बीट्स घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, लेकिन पॉलिशिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ेगी और वैक्सिंग से फ्रीक्वेंसी हमेशा घटेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलो ठीक। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं 1 and 2, दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे 4 बीट्स, जिसमें से फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। तो जाहिर सी बात है अगर दो नंबर का अंतर 4 है तो हमारा गैस क्या है, या तो 204 होगा, या तो 200 ऊपर 4 है, 200 के नीचे 4 है, या तो 91 96 होगा। बोलो सही है? सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो 204 होगी या 196 होगी। अब कौन सा सही जवाब इसके लिए क्वेश्चन कंडीशन देता है हमेशा। कंडीशन क्या दी गई है कि नाउ व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क आर साउंडेड टुगेदर, कब? जब सम टेप अटैच्ड टू द prong ऑफ 2, यानी 2 के ऊपर एक टेप चिपका दिया गया। टेप चिपका देंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो बीट्स 4 से क्या हो गई 6। तो तुमने देखा वैक्सिंग करी गई, एक तरह से मोटा किया गया, लेकिन बीट्स बढ़ गई, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या हुई होगी, घटी होगी। तो हम अब सही जवाब कौन सा, इसलिए हम क्या तरीका समझ चुके हैं कि अगर ऐसा हो तो 4 पहले वाली बीट्स और बाद वाली बीट्स का अंतर निकाल लिया, तो 4 और 6 का अंतर कितना आ गया, 2। ठीक, अब ये तो वही रहेगा 200 को 200। अगर सही जवाब 204 रहा होता और क्योंकि टेप लगा दिया गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो 204 अगर था तो 2 कम करो तो कितना हो जाएगा, 202, और इससे 2 कम करो तो कितना हो जाएगा, 194। ठीक, अब देखो फाइनली कम होने के बाद 6 आंसर किसके साथ आ रहा है, 202 और 200 का अंतर 6 है कि 194 का 206 है, यानी आफ्टर वैक्सिंग 194, तो बिफोर वैक्सिंग क्या था 196, यानी ए की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 196। तो सही जवाब क्या हो गया, 196। तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं, इसके अंदर एक फॉर्मेट, इसके अंदर तुम्हें कई सारे क्वेश्चन कराए, कम से कम 4 5 10 क्वेश्चन कराए होंगे इसी तरह के बार बार, जैसे पॉलिशिंग वैक्सिंग, याद है? ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A simple harmonic motion progressive wave is represented by equation इतना 8 sin 2 pi 0.1 x minus 2t, where y in centimeters and t in seconds. At any instant, the phase difference between two particles separated by 2 centimeter in x direction is, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है phase difference, यानी आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा फाई, और हमें दिया गया डेल्टा x, वो कितना है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ इक्वेशन को आप लिखेंगे बच्चों, y is equal to 8, 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 sin 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई करो 2 पाई इंटू 0.1, यानी कि कितना x माइनस फिर 4 पाई इंटू टी। करेक्ट, तो हमें निकालनी है वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ से हमको मिलेगा डेल्टा x बराबर फॉर्मूला था बच्चों लैम्डा अपॉन 2.25। तो अगर हमें लैम्डा मिल जाता है तो हमको क्या मिल जाएगा, इनके बीच का फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो लैम्डा कैसे मिलेगा, लैम्डा x के अंदर मिलेगा कि t के अंदर, x के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था बच्चों, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, तो कंपेयर करो, t के साथ जो कुछ लिखा तो वो कौन होता है, ओमेगा, x के साथ जो लिखा तो कौन होता है, k, यानी कि हमारा k यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k हमारा कितना 2 पाई बाय 10,
यानी पाई बाय 5, सही है, बोलो बच्चों। और के होता क्या था, के होता है पाई, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो, काय की मेहनत करो। के बराबर क्या लिखा है 2 पाई बाय लैम्डा। तो पता चला लैम्डा कितना लिखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ आ गई। बस यही हमें चाहिए था। यहाँ क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स कितना है 2 बराबर 10 बटे 2 पाई इंटू डेल्टा 5। तो क्या हो गया, डेल्टा 5 बराबर कितना हो गया बच्चों, 4 पाई बाय 10, यानी कि 4/10 इंटू 180 कर लो, ठीक। तो 18 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, क्योंकि डिग्री में दिया गया है तो हमने पाई को 180 डिग्री बना लिया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है बच्चों। 8 नंबर में क्या पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा गया है अबाउट द एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स हमने नोड एंटी नोड पढ़ा था, तभी हमने देखा था कि एंटी नोड्स क्या होते हैं। एंटी नोड्स होते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम प्रेशर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंटी नोड पे मैक्सिमम हो जाता था, और प्रेशर क्या था बच्चों, मिनिमम प्रेशर था। जबकि नोड पे क्या था, नोड पे क्या था, ठीक है, हाँ उल्टा हो जाता है। ये है एंटी नोड, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर है, तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम प्रेशर। नोड पे क्या है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम प्रेशर। तो एंटी नोड पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन लगा। वेरी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, the displacement of a particle is given by this much, the amplitude of particle is। तो देखो बच्चों ये 3 लिखा है या 4 लिखा है, ये साइन है ये कॉस है, ओमेगा क्या दोनों का सेम। इसका मतलब ये हो गया कि साइन कॉस का फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू cos 90। cos 90 कितना हो गया 0। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 5। यानी आप इसको देखते ही ठीक कर सकते थे, नहीं करा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, ऑन साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर ए विद अनदर ट्यूनिंग फॉर बी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज, 6 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो देखो फिर सिमिलर क्वेश्चन है, ए और बी, और बी की फ्रीक्वेंसी 384 है और कितनी बीट्स आ रही हैं 6 बीट्स आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 384 प्लस 6 का तो कितना हो जाएगा 390, या 384 माइनस 6 का तो कितनी हो जाएगी 378। यानी या तो ये आंसर होगा या ये होगा। अब इसमें कंफर्म करने के लिए उसमें कंडीशन दी जाती है। कंडीशन क्या दी गई है कि विद prong of A with wax, उसको कोट कर दिया है, लोडिंग prongs A with wax and then sounding it again, 4 बीट्स सुनाई पड़ती हैं। What is the frequency of A of tuning for A? तो देखो इसमें tuning for A की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, पर ये नहीं बताया जा रहा है कि बिफोर वैक्सिंग कि आफ्टर वैक्सिंग। तो जब कभी ये ना बताया जाए कि बिफोर या आफ्टर, तो हम ये मान लेते हैं कि ही इज आस्किंग द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कब होती है बिफोर वैक्सिंग। तो कुछ ना कहा जाए तो वी एज्यूम ही इज आस्किंग द ओरिजिनल यानी बिफोर वैक्सिंग। तो क्या करेंगे, बीट्स हो गई कितनी 4, तो 6 से 4 अंतर कितना हो गया 2, करेक्ट। अब क्या हुआ, अगर वैक्सिंग हुई है और एक की हुई तो 390, अगर सही जवाब होता तो 2 कम कर दो कितना हो जाएगा 388, और अगर 378 सही जवाब होता तो 2 कम कर दो 376। अब देखो 384 के साथ 4 किसका अंतर आ रहा है 388 का आ रहा है कि 376 का आ रहा है, ऑब्वियस सी बात 388। तो आफ्टर वैक्सिंग 388 है, तो बिफोर वैक्सिंग क्या था 390। तो कौन सा जवाब दे दें डी ऑप्शन, ठीक कर देंगे। सिंपल स्ट्रेट और सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, beats are produced with the help of 2 sound waves on amplitude 3 and 5, ratio of maximum to minimum intensity। अरे वाह, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। I max और I minimum का फॉर्मूला हमें पता बच्चों क्या होता है, A max अपॉन A minimum का होल स्क्वायर।
ए मैक्स क्या होता है बच्चों, A1 प्लस A2, ए मिनिमम क्या होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ अमृत दिए गए 3 5, 3 में 5 8, 5 माइनस 3 5 माइनस 3 2, इसका होल स्क्वायर 4 4 चौक 16, 16 इज टू 1, कौन सा ऑप्शन है डी। एक ही उड़ा दो इसको, नहीं उड़ा पाए खुद ही उड़ गए तो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्लेन वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y बराबर 3 cos x by 4 minus 20 minus pi by 2। तब क्वेश्चन 12 था कि 13 था, 12 आना था। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज makes 5 beats per second with a vibrating string of a piano। देखो अब अभी तक तो दो ट्यूनिंग फॉर्क आ रहे थे, अब क्या कर दिया, एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक पियानो में स्ट्रिंग है, तो दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क एंड दिस इज द पियानो। ठीक, कितनी बीट्स आ रही हैं 5, और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है ट्यूनिंग फॉर्क की 256, तो यानी कि पियानो फ्रीक्वेंसी या तो क्या होगी, अगर 5 का अंतर है तो या तो क्या होगी 261 होगी या 251 होगी, 5 ऊपर या 5 नीचे। अब क्वेश्चन ने बोला कि जब इसकी टेंशन बढ़ा देगी, स्ट्रिंग की टेंशन बढ़ा देगी, देखो द टेंशन इन दिस पियानो स्ट्रिंग इज इंक्रीज स्लाइटली, फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग कितनी थी, और जब इंक्रीज कर दी तो बीट्स कितनी होगी 5 से 2 हो गई, 5 से 2, तो जाहिर है अंतर कितना है 3। तो अब देखो 256 तो 256 रहेगा, इस अंतर को हम क्या कर दें, तो हमें मालूम है कि टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी जस्ट लाइक पॉलिशिंग, तो उसने उसको टेंशन के तौर पे दे दिया और खींच दिया, टेंशन बढ़ा दिया तो बढ़ जाती है, तो 3 बढ़ा दो, 261 होता तो क्या हो जाता 3 बढ़ा के 264, 251 होता तो क्या हो जाता 3 बढ़ा के 254। अब 254 और किसका अंतर 2 आ रहा है, 256 का 254 से कि 264 से, 254 से अंतर 2 आ रहा है, यानी कि आफ्टर इंक्रीजिंग टेंशन 254 है, लेकिन बिफोर इंक्रीजिंग टेंशन कितना था 251, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 251। सही है, तो वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दे। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 cos pi x by 4 minus 10t minus pi by 2 is maximum velocity of the particle of the, बहुत आसान क्वेश्चन। कंपेयर किससे कर लिया, y बराबर a cos kx minus omega t minus phi से कंपेयर कर लिया, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, a ओमेगा, a कितना दिया गया 3, ओमेगा में कंपेयर करके मिल रहा है कहाँ है, t के साथ जो लिखा हुआ कौन है ओमेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 30, कौन सा आंसर है a। अब कोई कह दे ये भी गलत हो गया तो क्या कह दूं, हाँ क्या कह सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर, देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। यूनिफॉर्म रोप लेंथ 12 मीटर, मास 6 kg, hangs vertically from a rigid support, a block of mass 2 kg is attached to the free end of the rope, a transverse pulse of wavelength 0.06 meter produced at the lower end of the rope, what is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope। तो समझो बच्चों, ये एक रस्सी है, इस रस्सी के साथ एक ब्लॉक टंगा हुआ है यहाँ पर, इस रस्सी का खुद का अपना मास कितना बच्चों 6 kg, और ब्लॉक कितना है 2 kg, तो आपको मालूम है इस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगी, कितनी होगी 6 + 2g, यानी यहाँ पे कितनी होगी 8g, और यहाँ पे टेंशन सिर्फ इस ब्लॉक की वजह से कितनी T2 कितनी है 2g। सही है, फिर और तुम्हें मालूम है स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों √T/μ, और ये है किसके बराबर f लैम्डा, है ना। और तुम्हें बात मालूम है कि नीचे से ऊपर तक वेवलेंथ वेलोसिटी बदल रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है सेम, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1/λ √T/μ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इट इज कांस्टेंट, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट कर देंगे कि 1/λ1 into √T1/μ is equal 1/λ2 into √T2/μ। अब बताओ, यहाँ इस वाले रिजल्ट को अगर हम T2 कह रहे हैं और इसको हम T1 कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें वेवलेंथ कहाँ दी गई है बॉटम मोस्ट पे,
जब वो चलना शुरू करती है, और लोअर एंड पे, और बतानी कहाँ पे, जब वो टॉप पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा 2 गिवन है, लैम्डा 1 बताना है टॉप पे, लैम्डा 1 इंटू अंडर रूट T1, टॉप पे टेंशन कितनी, 8G, रूट में कट जाएगा, उसको दोबारा की जरूरत नहीं है। नीचे क्या दिया, लैम्डा 2, ये क्या दिया, T2 क्या है यहाँ पर, केवल 2G। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, लैम्डा 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा लैम्डा 1 अंडर रूट लैम्डा 2, हमें कौन सा लैम्डा 1 बताना, अच्छा वो दिमाग में फर्स्ट सेकंड ऐसे चल रहा है ना, हमने उसको लिख दिया उल्टा, कोई बात नहीं। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें लैम्डा 1 बताना, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 2 अंडर रूट 8G बाय 2G। तो दिखाई पड़ रहा है कि 2 4 8, 4 का रूट है 2, तो लैम्डा 1 कितना होगा बच्चों, 2 बाय लैम्डा 2, और लैम्डा 2 कितना दिया गया था 0.06, तो क्या लिखोगे 2 बाय 0.06, कितना आ जाएगा 1 अपॉन, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी ना हमने, वो इसलिए गड़बड़ कर दी हमने, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे कर दिया ना, जो यहाँ से शुरू किया, इसको T1 किया तो इसको T2 किया, तो बस माइंड ब्लॉक ही यहीं से हो जाता है। ये T1 हो गया, T2 हो गया, लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2 हो गया, तो मालूम फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, f लैम्डा, सही है, वेलोसिटी क्या होगी f लैम्डा। ठीक है, f बराबर क्या होगा v बाय लैम्डा, तो लिखोगे v1 बाय लैम्डा 1 बराबर v2 बाय लैम्डा 2, ऐसे लिख दें। और v बराबर क्या बच्चों आपके पास अंडर रूट t बाय म्यू है, तो आपको मालूम है दोनों का नीचे ऊपर म्यू तो सेम ही रहना है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा अंडर रूट T1 बाय लैम्डा 1, और यहाँ लिखा होगा अंडर रूट T2 बाय लैम्डा 2, करेक्ट। अब बताना क्या तुमको लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, लैम्डा 1 इनटू अंडर रूट T2 बाय T1, ये लो कट शॉर्ट में हो गया। अब T2 यहाँ पे क्या है 8G, T1 यहाँ पे कितना है 2G, तो 8G बाय 2G है ना, तो लैम्डा 2 क्या लिखा बच्चों, लैम्डा 1 8G बाय 2G, G कट गया, 2 4 जा 4 का रूट हो गया 2, तो लिखा है 2, और लैम्डा 1 कितना था 0.06 इंटू कर दो कितना हो जाएगा 0.12 मीटर, सी ऑप्शन है, सही है। म्यू को जब लिखने की जरूरत नहीं, म्यू यहाँ लिखोगे, रूट में इधर कट जाएगा, अल्टीमेटली जो बचेगा वो बचेगा केवल अंडर रूट ऑफ टी, तो अंडर रूट टी अपॉन लैम्डा टी, ये इक्वेशन शॉर्ट में कर दी, लैम्डा 2 इधर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका T2 यहाँ पे क्या है, दोनों का वेट रस्सी का ब्लॉक का, तो 6 + 2 8G, और यहाँ पे केवल 2G, तो क्या लिख दिया हमने 8G बाय 2G, G कट गया, 8 बाय 2 4, 4 का रूट हो गया 2 इंटू लैम्डा 1 को, लैम्डा 0.06 है, उसका डबल किया 0.12 आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है, एन ओपन ऑर्गन पाइप इज क्लोज सडनली, पहले ओपन था, ठीक है, तो जो क्लोज कर दोगे एक तरफ से तो क्लोज पाइप बन जाएगा, तो an open organ pipe flows suddenly with the result that second overtone of the closed pipe is found to be higher in frequency by 100 than first overtone of the original pipe, then the fundamental frequency of the open pipe is, ठीक है, करेक्ट। तो देखो ओपन पाइप की फंडामेंटल क्या होती है बच्चों, V बाय 2L ओपन पाइप, और क्लोज पाइप की क्या होती है V बाय 4L, ये होती है हमारी क्लोज पाइप की फंडामेंटल। अब थोड़ा ध्यान सुनो, कह रहा है कि जैसे क्लोज किया तो क्या हो गया, the second overtone of closed pipe is found to be higher in frequency by 100 than the first overtone of the original pipe। तो first overtone of the original pipe, यानी इसकी first overtone बच्चों कब आती है, first overtone आती है second harmonic पे, second harmonic का इसका डबल हो जाएगा, यानी डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 into V by 2L, ये क्या है, ये है आपकी फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, यानी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओरिजिनल पाइप, ठीक है, इज फाउंड टू बी 100, फ्रीक्वेंसी 100 ज्यादा है, 100 टाइम्स नहीं बोला गया, इज फाउंड टू बी मोर बाय 100 देन द फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड क्लोज पाइप कौन सी है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप में अगर 100 जोड़ दें तब आपकी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप के बराबर आ रही है, ये कहने का मतलब। तो ये आपकी आ गई
फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओरिजिनल पाइप इज हाउ मेनी टाइम्स मोर 100 मोर देन द कितनी लिखी हुई है सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप। क्लोज पाइप की सेकंड ओवरटोन कब आती है? क्लोज पाइप सेकंड ओवरटोन कब आती है? क्लोज पाइप की सेकंड ओवरटोन एक बार फिर से देखो। An open or pipe closed suddenly. Second overtone of the closed pipe. Second overtone of closed pipe is found to be higher in frequency by 100. First overtone of the original pipe. Second overtone of closed pipe is higher by 100 than the first overtone of the open pipe. ये क्वेश्चन फ्रेम हो करेक्ट। अब बताओ सेकंड ओवरटोन कब आती क्लोज पाइप की? 5V by 4L is equal to V by L plus 100। सही है, इसको जल्दी दो। 5V by 4L minus V by L is equal to 100 करेक्ट। बच्चों इसको भी 4 बना दो, 4 नीचे 4, तो इसको क्या करो 4V by 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखा होगा 5V by 4L minus 4V by 4L is equal to 100। तो क्या लिखा हुआ है V by 4L क्या बचा 100, V by 4L लिखा हुआ है 100। और हमसे पूछा गया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम V by 2L into 2 is equal to 100। 4 को कह सकते हो 2 into 2, इस 2 को का मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखा हुआ है V by 2L is equal to what 200 हर्ट्ज। और ओपन पाइप की फंडामेंटल क्या होती है V by 2L जो कितनी आ रही है 200 हर्ट्ज। सही जवाब क्या हो गया आपका 200 हर्ट्ज बोलो या सेकंड इनवर्स बोलो, एक ही बात है करेक्ट। तो जो इसमें क्वेश्चन ने कहा उसको हमने इक्वेट कर दिया लैंग्वेज बाय लैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक है। बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे जो 5 था यहाँ पे 5 में 4 है, यहाँ 4 लिखने के लिए 4 मल्टीप्लाई तो आसान हो जाता है। 5 में से 4 गया बचा एक V by 4L, एक V by 4L, इसका स्प्लिट करके 2 to the 4, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिखा V by 2 200। V by 2L क्या था ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अभी हम लिखते हैं लेकिन लिखे बिना आप इसको देख सकते हैं। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, या 5 में से 4 गया 1, ऐसे कर सकते हैं ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, there is a destructive interference between two waves of wavelength lambda coming from two different paths at a point. To get maximum sound or constructive interference, that point the path of the, अच्छा देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो वहां पे x कितना है 2n-1 लैम्डा बाय 2। इसमें कितना और अतिरिक्त पाथ डिफरेंस जोड़ दिया जाए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो x डैश जोड़ दें तो कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस क्या था बच्चों n लैम्डा, यानी कितना जोड़ दें कि वो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन बन जाए। तो डिस्ट्रक्टिव में x डैश जोड़ दो क्या होना चाहिए n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, ये तो होना चाहिए। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो क्या लिखा हुआ, अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या लिखा हुआ है n लैम्डा, ये जो मल्टीप्लाई होगा अंदर 2n into लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ये लिखा होगा माइनस लैम्डा बाय 2 लिखा होगा, प्लस x डैश बराबर क्या n लैम्डा। अब यहाँ क्या बचा n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 प्लस x डैश बराबर कितना n लैम्डा कट गया, x डैश कितना आ गया लैम्डा बाय 2, यानी इतना एक्स्ट्रा जोड़ देने से कंडीशन किसकी हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव की हो जाएगी, लैम्डा बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। जो डिस्ट्रक्टिव था उसमें x जोड़ के लैम्डा बना दो, सॉल्व करके देखो अपने आप पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई किया 2 2 कट गया, सिंपल कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। An organ pipe P closed at one end vibrates in its first harmonic, ठीक है, closed at one यानी कि closed pipe. Another organ pipe Q open at both ends, an open pipe or vibrates in third harmonic when both are in resonance with a tuning fork, यानी कि resonance का मतलब हुआ है जो frequency close की है वही tuning fork की है,
जो फ्रीक्वेंसी ओपन की है वही ट्यूनिंग फॉर्क, इसका मतलब क्या है, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। यानी किसको किसको इक्वेट करना है आपको, पाइप पी की यानी कि क्लोज पाइप की कौन सी, फर्स्ट हार्मोनिक, क्लोज पाइप की फर्स्ट हार्मोनिक इज इक्वल टू ओपन पाइप की थर्ड हार्मोनिक, organ pipe, another organ pipe Q opens and closes and third harmonic of the open pipe। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्लोज पाइप की क्या होती है बच्चों, V/4 LP, क्योंकि P क्लोज है तो 4 V/4 LP इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप यानी 3 V/2 LQ, क्योंकि Q क्या है, ओपन है, उसका थर्ड हार्मोनिक और क्लोज का फर्स्ट हार्मोनिक आर इन रेजोनेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, सेम। तो बात खत्म हो गई है, V कैंसिल हो गया, हमें बताना P/Q। तो P/Q में क्या लिख रहा है, 2 2 4, तो 3 2 6, 1/6 इज इक्वल टू LP/LQ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1/6। और ट्यूनिंग फॉर्क की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जब सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि रेजोनेंस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉर्क है, तो सब कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलता है बच्चों। 18 देखो, पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स दिस एंड दिस इज। तो देखो जो है साइन बहुत क्लेवर तरीके से आपको जो कंफ्यूजन की कोशिश करी गई है। देखो ये साइन है, ये कॉस है, तो उनका पार्ट डिफरेंस निकालने पहले कॉस को साइन बना लो या साइन को कॉस बना लो। तो अगर इस कॉस को हम साइन बनाए बच्चों, तो लिखा हुआ है A2 cos ओमेगा t माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा प्लस 5 प्लस पाई बाय 2। अब ये कॉस क्या बन जाएगा, सॉरी अब ये कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन गया। ठीक, अब ये भी साइन हो गई, ये भी साइन हो गई। तो क्या करो, इनका पहले फेज डिफरेंस, हमसे पूछा गया पार्ट डिफरेंस, ध्यान से लिखना, पूछा गया पार्ट डिफरेंस, लेकिन पहले निकालो इनका फेज डिफरेंस। तो ये हो गया φ1, तो ये हो गया φ2, इनका अंतर निकाल लो पहले, डेल्टा फाई। तो इसमें से घटाया क्या लिखा, ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा प्लस 5 बाय 2 माइनस ये पूरी चीज ओमेगा टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। कौन कौन कट गए, 2 पाई एक्स लैम्डा ये कट गया, ओमेगा टू ओमेगा टी कट गया। तो डेल्टा फाई कितना है बच्चों, डेल्टा फाई आ गया 5 प्लस 5 बाय 2। और हमसे पूछा क्या गया, पाथ डिफरेंस। तो आपको मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, कि डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई हमारे पास ये आ ही गया। तो क्या लिखा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई 5 प्लस पाई बाय 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये बगल में लिखा हुआ सेकंड ऑप्शन। क्योंकि हमने जो निकाला ये फाई है, अभी डेल्टा फाई है, हमें बताना क्या है, एक्स बताना। तो एक्स क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई यहां से निकाला, रिप्लेस कर दिया, आ गया आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। Question number 19. A wave is represented by the equation this much x in meter and 10 second. The speed of the wave. बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया लास्ट में। तो देखो भाई क्या है, वेव वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, ओमेगा बाय के। ओमेगा किसके साथ लिखा होता है, टी के साथ, के किससे लिखा होता है, एक्स के साथ। तो कंपेयर कर रहे हो ना, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव से कंपेयर कर रहे हैं। तो t के साथ कौन है, ओमेगा, x साथ कौन है, k। तो रिप्लेस करो, तो c बराबर ओमेगा कौन है, ओमेगा 7 पाई, k कितना है 0.04 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गए, 700/4 बचा। डेसिमल का 100 चला जाएगा, 700/4 सॉल्व करो कितना जाएगा, 175 मीटर पर सेकंड आंसर। सिंपल कंपैरिजन स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 पे देखते हैं, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 460, द स्पीड इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर विल बी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई, ये भी आना था, इस पे क्वेश्चन था ही नहीं कोई। गामा RT बाय m होता है ना फॉर्मूला,
अब देखो O2 है तो ये डायटोमिक की बात हो रही है और M ऑफ O2 हो जाएगा। और दूसरा क्या, हीलियम मोनोटोमिक है तो गामा ऑफ मोनो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, गामा के डायरेक्टली मास के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली। करना क्या तुम्हें, करना सिर्फ ये था और टेम्परेचर सेम बोला गया तो O2 अपॉन हीलियम लिखेंगे क्या, गामा ऑफ O2 अपॉन गामा ऑफ हीलियम, यानी डायटोमिक अपॉन मोनोटोमिक इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिखेंगे m ऑफ O2 और यहाँ के लिखेंगे हीलियम का m ऑफ हीलियम। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। डायटोमिक का गामा होता है बच्चों 7/5, मोनोटोमिक होता है 5/3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम होता है 4, ऑक्सीजन होता है 32। सही, सॉल्व करेंगे कितना आया, 7/25 इंटू 8 ऊपर चला है कितना 3, 21/√8 और बाहर आएगा कितना 1/5। अब इसको अगर तुम सॉल्व कर ले रहे होगे, अप्रोक्सीमेटली कर लोगे तो तुम्हारा आंसर बहुत करीब इसके करीब आ जाएगा 1420। अब इसी को नहीं कर पाओगे तो टाइम लगेगा। तुम 1/25 को बाहर आ गया 1/5। अब अप्रोक्सीमेशन तुम कैसे क्या करोगे तुम देखो, उसमें लगभग और भी है कि हम ऑप्शन देख के जवाब दे सकते थे इसका। इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करके आ रहा है, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, 1000 के ऊपर आ रहा है, तो वो यही एक बचा ऑप्शन, बाकी सब छोटे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला लिखना था, क्वेश्चन तो लंबी सी होती है, सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने, क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, बस कैलकुलेशन क्वेश्चन दे दो। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगे होंगे। पहले टफ लग रहे होते हैं लेकिन जब सोल्यूशन देखते हैं तो लगता है ये तो हम भी कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि रिकॉलिंग फास्ट नहीं रखते हैं। रिकॉलिंग फास्ट, रिकॉलिंग मतलब समझते हो पढ़ने के बाद उसको रिप्रोड्यूस करना। फिर तुमको एक बात बता दे रहा हूँ कि बच्चों सारी बातें रखो एक तरफ, बस तुम अपने आप को इतना कर लो कि जो फॉर्मूला तुमसे पूछा जाए फट से जवाब दे सको। एग्जाम के लिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो, जितना फॉर्मूला बताया उतना याद कर लो, जब तुमसे पूछे तुरंत जवाब दे दो। बाकी तीर जो मारने मार लेना, इतना करके दिखा दो कि जो भी तुमसे पूछा जब भी पूछा खट जवाब दे दो। तुम अभी वो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो फिर काय की बातें। पहले कायदे से पढ़ो, पढ़ने के बाद रिकॉल करो, अपने आप को देखो मेमोरी रखे कि आ रहा है जवाब, आ रहा है नहीं आ रहा है। एग्जाम में इतना ही हो जाए तुम्हारा 70-80% काम हो जाएगा। बताने तो बहुत सारी बातें बताने, लास्ट 20 दिन में क्या करें, 5 दिन में क्या करें। अरे मेरे भाई फॉर्मूले रट लो, समझ लो, रट लो, रटने के बाद अपने आप को टेस्ट कर लो कि क्या मैं बहुत जल्दी उनको रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कर लो, कम से कम इतना तो कर ही लो पहले, उसके बाद देखो टेस्ट में मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आ जाएंगे तो बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डिस्कशन में। बाय बाय।